तो आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ एसएससी ऑल एग्जाम जीके एंड जीएस लेके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गोवा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में कुछ और उत्सव हैं जैसे कि महामहिम, थाईपुसम, थिरुवाथिरु और चित्राथी। ये सभी तमिलनाडु के उत्सव हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कबीर और ताज उत्सव ये उत्तर प्रदेश के हैं। और राजस्थान में आभानेरी, मोमसर ये किसके हैं? ये राजस्थान के हैं, आभानेरी और मोमसर। ठीक है। गोवा की बात करें तो गोवा का है चाबोत और थ्री किंग्स। ये किसके हैं? ये गोवा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहिदे महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। तो पूछा जा रहा है कि राहिदे जो पोशाक है वो किस राज्य की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये राहिदे जो है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश की पोशाक है। दोस्तों अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की पोशाक को कहते हैं धोती। ये मध्य प्रदेश की पोशाक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान इसकी पोशाक को पटोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटोला। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान की भी पोशाक है। और दोस्तों अरुणाचल की छोड़िए, अभी कुछ और राज्य हैं, मैं उनकी आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। जैसे कि जम्मू कश्मीर की पोशाक है, उसको बोलते हैं फेरन, कहते हैं उसको फेरन। जम्मू कश्मीर की पोशाक है। दोस्तों सिक्किम की बात करें, सिक्किम की क्या है? बाखू और खो। बाखू और खो कहाँ की? सिक्किम की है। दोस्तों महाराष्ट्र की एक पोशाक है जिसको कहते हैं फुतुई। ये कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। असम की बात करें तो गमाचा असम की है, असम की गमाचा। और असम की दोस्तों एक है मेखला चादर। ये कहाँ की है? असम की है। रिक्टू गमछा कहाँ का है? त्रिपुरा का रिक्टू गमछा है। और फुलकारी पंजाब की है, पंजाब की फुलकारी। इन सभी को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावला, कादर और मुदवर मुख्य रूप से किस राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इरावला, कादर और मुदवर ये जनजाति भाषा है तमिलनाडु की। दोस्तों केरल की बात करें तो तुलु भाषा है, तुलु ये केरल की भाषा है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की भाषा को बोलते हैं हक्की और टिक्की। ये कहाँ की है? ये कर्नाटक की भाषा है। दोस्तों भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो उन 6 शास्त्रीय भाषा में सबसे पहले जो 2004 में जो भाषा जुड़ी थी, 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा जुड़ी थी तमिल। इसके बाद दूसरे नंबर की संस्कृत है जो 2005 में संस्कृत।
इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी आर के नारायण। तो दोस्तों ये आइडियल बुक है, ये आर के नारायण की है। दोस्तों अरुंधति रॉय की बात करें तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन ये किसकी है? ये अरुंधति रॉय की बुक है। सुनील गावस्कर की अन्य रचनाओं की बात करें, सुनील गावस्कर की वन डेज वंडर्स और सन्नी डेज ये सुनील गावस्कर की हैं। दोस्तों विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध एक रचना है जिसको पंचतंत्र कहते हैं, आप सबको पता ही होगा। पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक है। आर के नारायण की स्वामी एंड हिज फ्रेंड, मालगुडी डेज ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। मालगुडी डेज किसकी है? ये आर के नारायण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंपोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों कलिंपोंग जो है ये कहाँ का? ये पश्चिम बंगाल का हिल स्टेशन है। दोस्तों पश्चिम बंगाल का कुछ और स्टेशन है हिल स्टेशन, जैसे दार्जिलिंग, मिरिक, ये पश्चिम बंगाल के हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर के हिल स्टेशन की बात करें तो गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगांव, पहलगांव ये किसका है? ये जम्मू कश्मीर का है। इसके साथ गुलमर्ग, सोनमर्ग भी आप याद रखिएगा। दोस्तों सिक्किम की बात करें, सिक्किम का हिल स्टेशन है अरितर, अरितर ये कहाँ का? ये सिक्किम का है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और स्टेशन है, जैसे उड़ीसा का दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको उड़ीसा का जम्मू कश्मीर कहा जाता है। उड़ीसा का जम्मू कश्मीर किसको कहा जाता है? तो ये है दरिंगबाड़ी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। दरिंगबाड़ी उड़ीसा का है। इसी तरह लैंसडाउन ओली उत्तराखंड के हैं, हिमाचल प्रदेश का कसौल, मन्नार केरल और काटोलिम ये तमिलनाडु का है। इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन है? ठीक है, कौन थी? तो दोस्तों सार्क की जो पहली महिला महासचिव थी वो फातिमा थियाना सईद थी। ऑप्शन डी फातिमा थियाना सईद, इसे याद रखिएगा। दोस्तों सार्क की स्थापना जो हुई थी, सार्क की स्थापना ये कब हुई थी? ये 1985 में हुई थी। और सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? ये काठमांडू में है। तो ये मुख्यालय कब बना था? ये 1987 में सार्क का मुख्यालय बना था। इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर सार्क के पहले अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्ष अब्दुल एहसान जो हैं ये पहले अध्यक्ष बने थे सार्क के। इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सार्क के भारत से कौन महासचिव बने थे, तो दोस्तों भारत से जो महासचिव बने थे वो शीलकांत किशोर भार्गव थे। शीलकांत किशोर भार्गव ये भारत से थे। और ये कब बने थे महासचिव? तो ये 1989 से 91 ये शीलकांत भार्गव भारत से सार्क के महासचिव थे। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में अभी एसाला रुवान है। एसाला रुवान ये कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं। तो इसको भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए लिएंडर पेस, ऑप्शन बी महेश भूपति, ऑप्शन सी रमेश कृष्णन, ऑप्शन डी आनंद अमृतराज। दोस्तों भारतीय खिलाड़ी जो टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले थे वो थे ऑप्शन बी महेश भूपति। दोस्तों ये महेश भूपति जो थे इन्होंने मिश्रित युगल का खिताब जीता था।
मिश्रित, मिक्स जिसको अपन हम बोलते हैं। तो दोस्तों मिश्रित जब था, मिश्रित युगल मतलब एक महिला एक पुरुष उसमें रहता है। तो एक तो इसमें महेश भूपति थे, इनके साथ कौन था, इनके साथ रिका हराकी थी। रिका हराकी ये कहाँ की थी, ये जापान की थी, इसको भी आप याद रखिएगा। और लिएंडर पेस की बात करें तो लिएंडर पेस जो हैं ये पहले टेनिस में भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता था। और ये पदक इन्होंने कब जीता था, तो 1996 अटलांटा जो ओलंपिक हुआ था, अटलांटा, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और साथ में इनके बाद भी जैसे सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, इन्होंने भी टेनिस का ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासन काल के दौरान निर्मित की गई थी? ऑप्शन ए चोल, बी पल्लव, सी चेर और डी पांड्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए चोल। दोस्तों ये नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है ये भगवान शिव की प्रतिमा थी। ठीक है, भगवान शिव इनकी ये प्रतिमा थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, तो किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि ताजमहल को क्या कहा जाता है, इस संगमरमर में स्वप्न ताजमहल को कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि पत्थर में स्वप्न किस महल को कहा जाता है? ऑप्शन ए रंग महल, ऑप्शन बी पंचमहल, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी बहाई मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पंचमहल। तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों ये पंचमहल है जो आगरा में स्थित है और ये बौद्ध और हिंदू का धर्म दर्शन महल है। ठीक है, मंदिर या जो भी बोलते हैं इसको, बौद्ध और हिंदू धर्म का दर्शन से संबंधित है ये। दोस्तों बहाई मंदिर की बात करें तो बहाई मंदिर लोटस टेम्पल है जो ईसाई धर्म से संबंधित है। बहाई टेम्पल ईसाई धर्म से संबंधित है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कलकत्ता, जिसे पहले अब कोलकाता बोला जाता है, इसमें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? ए 1820, ऑप्शन बी 1800, सी 1784, डी 1767। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1784। दोस्तों ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय दर्शन के अध्ययन को अनुवादित करना। मतलब जो भारतीय हमारे ज्ञान है और जो दर्शन की पुस्तकें थी उनको अंग्रेजी भाषा और जैसे अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी जो थी इसका पहले से नाम एशियाटिक सोसाइटी नहीं था। 1832 तक इसका नाम, 1784 में इसकी स्थापना हुई थी, 1832 तक इसका नाम क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था। ठीक है, ये कब तक? 1832 तक इसका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था। 1936 में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी और 1952 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, मतलब इसका नाम था। तो ये भी आप याद रखिएगा। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? ये एक पत्रकार थे जिन्होंने नमक सत्याग्रह को कवर किया था। तो ये कौन थे? ए एडवर्ड मोरो, बी वाल्टर लेलैंड क्रोनकाइट, सी वेब मिलर और डी कार्ल बर्नस्टीन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वेब मिलर। दोस्तों इन्होंने नमक सत्याग्रह के साथ साथ दांडी मार्च भी कवर किया था।
दोस्तों एक और पूछा जाता है कि भारत छोड़ो जो था उसको किसने कवर किया था। तो भारत छोड़ो को लुई फिशर ने कवर किया था। लुई फिशर, भारत छोड़ो जो 1942 में हुआ था, ये किसने किया था? लुई फिशर ने कवर किया था। नेक्स्ट है, दुनिया के मजदूर एकजुट हों, ये नारा किससे संबंधित था? ए अमेरिकी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी जापानी क्रांति और डी फ्रेंच क्रांति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूसी क्रांति। और दोस्तों ये शब्द किसके थे? तो ये शब्द थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप। दोस्तों इन क्रांतियों की अगर बात करें तो ये क्रांतियाँ कब कब हुई इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि अमेरिकी क्रांति, ये कब हुई? अमेरिकी क्रांति हुई 1775 से 1789 तक। रूसी क्रांति की बात करें तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, 1917। जापानी क्रांति कब हुई थी? तो ये 1868 से 1898। जापानी क्रांति 1868 से 1898 ये जापानी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो ये 1789 में हुई थी, 1789 फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? ए 5, बी 10, सी 12 और डी 15। तो दोस्तों अभ्यास की अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि हाई कोर्ट में जज, तो ये 5 वर्ष। हाई कोर्ट में अगर जज की बात करें तो ये किसी भी हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज होने चाहिए। और अभ्यास की अगर बात करें तो 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक ये एडवोकेट के पद पर होना चाहिए। और साथ में राष्ट्रपति की नज़र में एक कानून का ज्ञाता होना अनिवार्य है। ये सब योग्यताएं किसकी हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए ये योग्यताएं आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3। दोस्तों अगर इनकी बात करें तो कौन कौन महिला न्यायाधीश हैं, जैसे तो पहली है हेमा कोहली, दूसरी है बीवी नागरत्ना, और तीसरी है वेला त्रिवेदी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी भाषा आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन ए 315(1), ऑप्शन बी 329(1), ऑप्शन सी 336(1), ऑप्शन डी 348(1। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, ये ऑप्शन डी 348(1) के तहत होती है। आर्टिकल 329(1) की बात करें, इसमें चुनाव संबंधी मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप के बारे में बताया गया है। चुनाव संबंधी मामले में किसका हस्तक्षेप? न्यायालय का हस्तक्षेप इसमें बताया गया है।
336 की बात करें तो 336 में क्या बताया है, इसमें एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधान बताए गए हैं। एंग्लो इंडियन के बारे में विशेष प्रावधान बताए गए हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1956। तो इसका सही आंसर क्या है? स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है क्या पूछ रहा है? विधि आयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1955। दोस्तों अगर इस विधि आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो थे MC सीतलवाड़ ये विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे, इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों वर्तमान में जो हैं ये 22वें हैं और ऋतुराज अवस्थी हैं। 2020 में बने थे, 22वें हैं ऋतुराज। तो इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों पहले तो सीतलवाड़ थे, दूसरे की बात करें तो सेकंड कौन थे? सेकंड थे TL वेंकटरमण अय्यर। TL वेंकटरमण, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? A5, B4, C2 और D6। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों भारत की जो भूकंप क्षेत्र हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों भूकंप की तरंगों की बात करें तो भूकंप की तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और लव वेव्स। दोस्तों अगर सबसे अधिक गति की बात करें 3 होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक दोस्तों तो प्राथमिक, द्वितीयक और एक होती हैं लव वेव्स। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा गति जो होती है प्राथमिक की होती है और सबसे कम लव वेव्स की होती है, लेकिन इनमें सबसे खतरनाक जो होती हैं वो लव वेव्स ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। तो जो हैवलॉक द्वीप है ये अंडमान निकोबार का द्वीप है। दोस्तों हैवलॉक द्वीप जो है अंडमान निकोबार में है, इसके साथ साथ अन्य द्वीप भी हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं, जैसे कि रॉस द्वीप, नील द्वीप, ये भी अंडमान निकोबार के हैं। लेकिन दोस्तों ये पुराने नाम हैं, इनके नए नाम भी अब बदल गए हैं। नए नाम इनके क्या है? जैसे हैवलॉक द्वीप है, इसका नया नाम है स्वराज द्वीप, हैवलॉक का स्वराज द्वीप। दोस्तों एक है रॉस द्वीप, इसका नाम क्या रख दिया गया है? इसका सुभाष चंद्र बोस, सुभाष जी के नाम पे सुभाष चंद्र द्वीप इसका नाम रख दिया गया है। एक है नील द्वीप, तो इसका नाम शहीद द्वीप रख दिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों जो अंडमान निकोबार है इसमें कुल कितने द्वीप हैं? तो इसमें कुल 572 द्वीप हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप के कितने द्वीप हैं तो कुल इसमें 36 द्वीप हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, त्सोमगो झील किस राज्य में स्थित है? ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी सिक्किम। दोस्तों त्सोमगो झील जो है ये सिक्किम में है, ऑप्शन डी दोस्तों सिक्किम में एक और झील है शिलोई
शिलोई, ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। दोस्तों अन्य झील की बात करें तो मिजोरम में है। मिजोरम में है पलक झील। पलक झील ये मिजोरम में है। दोस्तों कुछ और झील है, मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। जैसे केरल में जो झील है उसका नाम है पोकोड़ झील। पोकोड़ झील ये केरल में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, ये आपको पता ही होगा। और एक अंचार नाम से द्वीप झील है, ये जम्मू कश्मीर में है। अनसुपा ओडिशा में है। शास्ताम कोटा केरल में है। और भोजताल एमपी में है। दोस्तों भोजताल को नोट कीजिएगा क्योंकि ताल वाली जो अधिकतर झीलें हैं वो उत्तराखंड में है, लेकिन ये जो भोजताल है ये कहाँ पे? ये एमपी में है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? ए एन्नौर पोर्ट, बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सी छत्रपति शिवाजी पोर्ट, डी पारादीप पोर्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ऑप्शन बी। इसको दोस्तों नहावा शेव भी कहते हैं, नहावा शेव। तो ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। दोस्तों पारादीप पोर्ट जो है ये ओडिशा में है, इसको भी याद रखिएगा। और एन्नौर जो है ये तमिलनाडु में है, एन्नौर तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है? मतलब ऐसा कौन सा बाजार है जो कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकता? ऑप्शन ए एकाधिपत्य, बी पूर्ण स्पर्धा, सी अल्पाधिकार, डी एकाधिकार प्रतियोगिता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्ण स्पर्धा। मतलब ऐसा मार्केट जिसमें पूर्ण स्पर्धा हो उसको बाजार कंट्रोल उसकी कीमतें नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो व्यवसाय उद्यमी होते हैं वो अपने हिसाब से कीमतों को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी रहन सहन का स्तर, ऑप्शन डी मुद्रास्फीति की दर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों कर्मचारियों हेतु जो महंगाई भत्ता होता है उसका आधार क्या होता है? तो उसका आधार होता है ऑप्शन बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक और डी द्वितीयक एवं तृतीयक दोनों। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो संदेश सेवा है ये ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि, मछली पालन जो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, जो किसी भी चीज़ का निर्माण होता है कारखानों में, वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? जैसे डॉक्टर, परिवहन, ये सब तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग सांद्रता अर्थात किसी पदार्थ की मात्रा के मापन के लिए किया जाता है? ए टेस्ला, बी मोल, सी लक्स और डी जूल। तो पदार्थ की मात्रा किस में मापते हैं? ऑप्शन बी मोल। दोस्तों टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र इसमें मापा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में मापा जाता है, ये याद रखिएगा। और लक्स की बात करें तो ये ल्यूमेन की इकाई है, लक्स, ल्यूमेन की इकाई लक्स है, याद रखिएगा। और कार्य और ऊर्जा की इकाई जूल है, ये भी याद रखिएगा।
दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। और अगर एसएससी के हिसाब से अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।